हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्वापोषी पोषण को पढ़ा था और उसमें मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि समझाई थी और उसमें प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है उसको भी बताया था। प्रकाश संश्लेषण में CO2 और जल लिया जाता है पेड़ पौधों के द्वारा। उसके बाद फिर जो क्लोरोफिल जो रहता है पत्तियों में और प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उन्हीं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इतना हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जान लिया था। अब हम यहाँ देखेंगे कि क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है और या क्लोरोफिल जहाँ पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो हम देखते हैं, अगर मान लीजिए हम एक पत्ती लेते हैं, कोई किसी पौधे की एक हरी पत्ती लेते हैं, फिर उसको अनुप्रस्थ भाग में उसको एक स्लाइड पतला सा काट लेते हैं उसका एक। ठीक, उसके बाद जब काटने के बाद उसको सूक्ष्मदर्शी में रख कर जब हम उसका अवलोकन करते हैं यानी उसको देखते हैं, तो उसमें जब कोशिकाएं दिखती हैं तो उनकी कोशिकाओं में कुछ छोटे छोटे हरे रंग के हमको बिंदु टाइप के दिखाई देते हैं। तो जो हरे रंग के बिंदु होते हैं उनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। मैंने आप लोगों को बताया ही था, तो मैं एक बार फिर से फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। देखिए क्या हमने फॉर्मूला बताया था कि 6 अणु CO2 के और फिर 12 अणु H2O के, ये क्लोरोफिल यानी क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, और प्रकाश ऊर्जा यानी सूर्य का प्रकाश, प्रकाश की उपस्थिति में बना देते हैं ग्लूकोज O6। तो ये हो गया, ग्लूकोज बन गया ग्लूकोज, और साथ में बन जाता है ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन पौधों से निकलता है तो हम लोग उसको श्वास के रूप में लेते हैं और साथ में जल भी बनता है। तो ये मैंने बताया था, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और मैंने आप लोग को ये बताया था प्रकाश संश्लेषण में तीन स्टेप होते हैं, तो आप सब उन सबको रिवाइज कर लीजिएगा। अब क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको समझा दिया। अब हम देखेंगे आज कि पौधे CO2 कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक, तो जैसे जल, जो पौधे होते हैं वो जल को ज़मीन से अपने जड़ों के माध्यम से अवशोषित कर लेते हैं। लेकिन जो CO2 एक गैस है, तो CO2 ज़मीन में पाया नहीं जाता खनिज के रूप में, तो इसको पौधे अपनी पत्तियों से वायुमंडल में से अवशोषित कर लेते हैं। तो पत्ती की जो सतह होती है उनमें छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम रंध्र कहते हैं। तो इन्हीं रंध्रों से जो होता है, जितने भी गैस होते हैं, जैसे CO2 का अगर ज़रूरत है प्रकाश संश्लेषण में, तो इन्हीं रंध्रों के माध्यम से पौधे CO2 को अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक, कोई ज़रूरी नहीं है कि CO2 का आदान प्रदान जो होता है वो केवल इन्हीं रंध्रों से होता है। CO2 या कोई अन्य गैस का आदान प्रदान तना, जड़, पत्ती, इन सब से भी हो सकता है, क्योंकि इन सब में भी छिद्र पाए जाते हैं कुछ ना कुछ। ठीक, तो ये हो गया। अब रंध्र ये होते हैं कि अगर रंध्र हमेशा खुले रहेंगे तो रंध्रों में एक चीज़ पाया जाता है कि रंध्र जितना जो पानी रहता है किसी पौधे का, तो इसका हानि होने लगता है, ये वाष्पोत्सर्जित होने लगता है जितना पानी रहता है पेड़ के अंदर। तो रंध्र हमेशा खुले रहेंगे तो हमेशा वाष्पोत्सर्जित होता रहेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब उनका CO2 का आवश्यकता रहे पौधों को, तभी रंध्र खुले रहें। तो इसके लिए हमेशा जब काम नहीं रहता CO2 का, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, तो रंध्रों को बंद कर लेता है कोशिका। तो यह भी कोशिका का एक कार्य है। तो आप लोग को इससे वाष्पोत्सर्जन नहीं होता उसमें से पानी का। और ये प्रक्रिया कैसे होती है मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो खुलना और बंद होना है, इसमें जैसे जब नीचे से पानी गया जड़ के माध्यम से, उसके बाद जब पत्तियों में पहुंचता है, तो इसमें किसी भी कोशिका में इसको हम कह रहे हैं रंध्र छिद्र है। ठीक, और ये द्वार कोशिकाएं हैं और ये हरित लवक है, हरित लवक। तो जब इसमें पानी प्रवेश करता है
तो ये फूल जाता है, और हल्की सी टेढ़ी संरचना होती है, जब फूल जाएगा तो ये फूल जाएगा तो इस तरह ऐसे संरचना बना लेगा। तो जब इस तरह संरचना बनाता है तो बीच में जगह खाली हो जाता है, जिससे CO2 इसके अंदर चला जाता है। तो जब CO2 जाता है, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए जितना आवश्यक CO2 है वो चला जाता है। उसके बाद जब खत्म हो जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो इसमें पानी जाना बंद हो जाता है, पानी निकल जाता है। जब पानी निकल जाएगा तो ये फिर से इस तरह से रहेगा फूल के, तो फिर इस तरह हो जाएगा। तो इस तरह जब देखो इस तरह से इस तरह हो गया, तो फिर इसमें जगह कोई पहले इस तरह था, ठीक। तो जब पानी इसमें भरा था, जब पानी ख़त्म हो गया तो फिर ये धीरे धीरे ऐसे हो गया, तो ये रंध्र छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे पानी का वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता है। तो ये होता है प्रक्रिया। जो पानी जाता है वो द्वार कोशिकाओं के माध्यम से जाता है। ये देखो द्वार कोशिकाएं बनी है, इन्हीं के माध्यम से जाता है। और ये बीच का जो जगह बना है उसको रंध्र छिद्र कहते हैं। और ये जो हमने लाल लाल दिखाया है वो हरित लवक है। ये बट होता है हरा हरा कलर का होता है हरित लवक। इसी में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण में काफ़ी सहयोग करता है। अब आप लोग जानते हो कि किसी स्वपोषी जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लोग ये बताया ही गया है। तो जो भोजन बनाने के साथ साथ इनको अपना शरीर निर्माण करने के लिए भी कच्ची सामग्री, यानी जो जैसे हमको अपना भोजन बनाने के लिए कोई कच्चा सामान चाहिए होता है, जैसे आटा चाहिए होता है, चावल चाहिए होता है, ये सब कच्चा ये सामान है ना। तो ऐसे ही पौधों को कच्ची सामग्री चाहिए होती है। और इन सब की कच्ची सामग्री क्या है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ये सब, मैग्नीशियम, फास्फोरस, लोहा, ये सब इन सब का जो है कच्चा सामान है। तो जो स्थलीय पौधे होते हैं, यानी जो ज़मीन पर पाए जाते हैं, कुछ जलीय पौधे होते हैं, ठीक। तो जलीय पौधे उन सब की बात नहीं हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं स्थलीय पौधों की बात। तो जो स्थलीय पौधे होते हैं, यानी हमारे आसपास जो पौधे पाए जा रहे हैं वो स्थलीय पौधे ही हैं। तो ये अपनी जड़ से द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल का अवशोषण करते हैं, और साथ में नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा यानी आयरन को जो कहते हैं, और मैग्नीशियम और कई अन्य पदार्थ भी मिट्टी से ही ले लेते हैं। जो नाइट्रोजन है ये मिट्टी से भी अवशोषित होता है, और वायुमंडल से भी कई बैक्टीरिया इसको नाइट्रोजन को पौधों में पहुंचा देते हैं, ठीक। तो नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व होता है। तो नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन जो होता है उसमें, और अन्य यौगिकों में कई और यौगिक जो बनते हैं पौधों के अंदर, तो उनमें किया जाता है। और जो इनका इन्हें जो पौधे अपने अंदर लेते हैं उनको अकार्बनिक, यानी कार्बनिक रूप में नहीं, कार्बन नहीं होता, उनको अकार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट दोनों में से किसी एक के रूप में अपने अंदर लेते हैं। तो और जो वायुमंडल का नाइट्रोजन होता है उसको कार्बनिक रूप में, इसको जो जड़ से अवशोषित करते हैं उसको अकार्बनिक रूप में करते हैं, और जो वायु से करते हैं उसको कार्बनिक रूप में करते हैं। इतना हो गया। अब आज इतना हो गया, आप लोगों ने इतना पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों को क्या पढ़ना है? विषम पोषी पोषण। तो विषम पोषी पोषण के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू।